एक खाली पन्ने पर लिखे गए कुछ आम से नियमों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बनने तक का सफर सच में बिल्कुल अद्भुत है। आमतौर पर ना हम लिखने को बस एक जरिया मानते हैं, लेकिन सोचिए, जब यही शब्द कानून बन जाते हैं तो उनकी ताकत पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम राइटिंग के बिल्कुल बुनियादी असूलों से शुरू करके एक पूरे देश को चलाने वाले नियमों की गहराई में जाएंगे। ये जानना वाकई रोचक है कि कैसे कागज पर उकेरे गए कुछ पंक्तियां एक पूरे राष्ट्र का भविष्य तय कर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम आर्टिकल और एस्से के बीच का अंतर समझेंगे, फिर भारत के सबसे बड़े लिखित आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण, दुनिया भर से प्रेरित नियमों, शक्तियों के विभाजन और अंत में इस संविधान के लचीलेपन पर चर्चा करेंगे। ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, आर्टिकल बनाम निबंध। शुरुआत एक आम क्लासरूम से करते हैं, जहां हमें सिखाया जाता है कि जानकारी को व्यवस्थित तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। ओके, अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एक आर्टिकल और एक एसे के बीच ना काफी बड़ा और बुनियादी अंतर होता है। एक तरफ है आर्टिकल, जो पूरी तरह से तथ्यों पर यानी फैक्ट्स पर आधारित होता है। इसे एक बड़े दर्शक वर्ग के लिए लिखा जाता है, जिसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जानकारी दी जाती है। इसमें किसी व्यक्ति की राय या बायस की कोई जगह नहीं होती, और यही बात इसे यूनिवर्सल नियम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ऐसे ज्यादा फॉर्मल और एनालिटिकल होता है, जिसमें व्यक्तिगत विचार शामिल होते हैं। तो मूल बात यह है कि आर्टिकल का मकसद सिर्फ और सिर्फ सटीक तथ्यात्मक जानकारी देना है, बिना किसी जज्बात के। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जरा सोच कर देखिए, क्या होता है जब इन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल किसी छोटे मुद्दे पर जानकारी देने के बजाय एक पूरे देश का निर्माण करने के लिए किया जाता है? ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कि एक आम सी तथ्यात्मक विधा 1 अरब से ज्यादा लोगों को संचालित करने के लिए कैसे इतनी विशाल हो जाती है। जब नियमों को इतने बड़े पैमाने पर लागू करना हो, तो वहाँ आर्टिकल की यही फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव नेचर सबसे ज्यादा काम आती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े पहलू पर, भारत का संविधान। एक संविधान असल में आर्टिकल्स का ही एक बेहद जटिल, व्यवस्थित और कानूनी रूप से बाध्यकारी संकलन होता है। और जब हम देश चलाने वाले इन सबसे बड़े और व्यवस्थित आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो भारत का संविधान इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बन के उभरता है। ये दुनिया का एक ऐसा अहम दस्तावेज है जो पूरी तरह से आर्टिकल्स के ढांचे पर ही टिका है। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 395। जब भारत का संविधान लागू हुआ था ना, तब इसमें शुरुआत में ठीक 395 अलग-अलग आर्टिकल्स थे। अब देखिए, एक इतने विविध और विशाल देश को संचालित करना कोई मामूली बात तो थी नहीं। इसी जटिलता को संभालने के लिए इन आर्टिकल्स को 22 भागों और 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। ये संचालन के हर एक पहलू को व्यवस्थित करने का एक विशाल प्रयास था, जिसमें देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल थे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि लगभग 1,45,000 शब्दों के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। सच में लगभग 145,000 शब्द। ये संख्या दर्शाती है कि देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और न्यायपालिका के कामों को कितनी बारीकी और विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नियमों और कानूनों का एक विशाल महासागर है, जो एक नए राष्ट्र को दिशा देने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन इन नियमों के पीछे जो इंसानी मेहनत और समर्पण छिपा है, वो और भी खास है। सिर्फ नियम लिख देना काफी नहीं होता, इन पर आम सहमति बनाना सबसे जरूरी होता है। पता है, 284 सदस्यों ने इस विशाल दस्तावेज पर अंत में अपने हस्ताक्षर किए थे। और ये 284 सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इतनी विविधता वाले लोगों का एक ही दस्तावेज पर सहमत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इन्हीं हस्ताक्षरों ने इन कागजों पर लिखे शब्दों में जान डाल दी। चलिए अब देखते हैं इस गणराज्य का निर्माण कैसे हुआ। इन बुनियादी नियमों को तय करना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य का ढांचा खड़ा करने के लिए इतिहास के सबसे बड़े प्रयासों में से एक की जरूरत थी। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए लंबे समय तक विचार विमर्श, बहस और बहुत दूरदृष्टि चाहिए थी। तो आइए इस समय चक्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा आखिर तैयार कैसे हुआ।
दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उसके बाद अगस्त 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके सामने देश का मूल नियम तैयार करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर नवंबर 1949 में आखिरकार इसे अपनाया गया और जनवरी 1950 में ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग गए, जिसमें 165 दिनों का एक बेहद सख्त और गहन सेशन शामिल था। ये राष्ट्र निर्माण का सच्चा उदाहरण था। अब आते हैं इसके एक और रोचक पहलू पर, दुनिया से प्रेरणा लेना। एक नए देश के लिए नियम बनाते वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद को किसी एक ही जगह तक सीमित नहीं रखा। उन्हें पता था कि सबसे बेहतरीन ढांचा बनाने के लिए पूरी दुनिया की ओर देखना होगा और अलग-अलग देशों के अनुभवों से सीख लेनी होगी, ताकि सबसे सटीक और निष्पक्ष नियम तय किए जा सकें। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये कि भारत ने दुनिया भर के बेहतरीन नियमों को मिला के एक शानदार हाइब्रिड सिस्टम आखिर कैसे बनाया। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया ताकि चुनाव और सरकार का ढांचा मजबूत हो, यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए जो सरकार को सामाजिक कल्याण का रास्ता दिखाते हैं, और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आदर्श लिए गए। देखिए, ये कोई आंख मूंद कर की गई नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया के बेहतरीन नियमों को भारतीय परिवेश में ढालकर बनाया गया एक अनूठा मिश्रण था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शक्तियों के विभाजन को। ये लिखित आर्टिकल्स ना सिर्फ आदर्श तय करते हैं, बल्कि व्यवहारिक रूप में शक्तियां या पावर का संतुलन भी करते हैं। एक देश जिसमें इतनी विविधता और विशालता हो, वहां सरकार के अलग-अलग हिस्सों और राज्यों के बीच पावर को बांटना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि कोई एक सत्ता तानाशाह ना बन सके। 7वीं अनुसूची इस पावर को कैसे बांटती है, ये समझना काफी जरूरी है। इसने शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें डिफेंस और बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र फैसला लेता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कोर्ट्स और एजुकेशन जैसे मुद्दे आते हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जरा खुद सोचिए, अगर कोई एक ही सरकार डिफेंस और स्थानीय पुलिस दोनों को कंट्रोल करती, तो शासन में कितनी अराजकता फैल सकती थी। ये क्वेजी फेडरल ढांचा पावर का असंतुलन पूरी तरह रोकता है। अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल दस्तावेज। एक आम आर्टिकल एक ठोस तथ्यात्मक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन देश चलाने वाले इन आर्टिकल्स को समय के साथ बदलना ही पड़ता है। एक संविधान का फ्लेक्सिबल होना बेहद जरूरी है, ताकि वो वक्त के साथ पुराना और अप्रासंगिक ना हो जाए। 106 संशोधन, ये वाकई कोई आम संख्या नहीं है। ये संख्या बताती है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा बदलाव देखने वाला राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसका सबसे ताज़ा संशोधन सितंबर 2023 में हुआ था। ये 106 अमेंडमेंट्स दर्शाते हैं कि 1950 से लेकर आज तक समाज, अधिकारों और ज़रूरतों में कितना विकास हुआ है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नई चीज़ें जोड़ने की अनुमति देती है और देश को किसी एक ही दौर में रुकने नहीं देती। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस लचीलेपन की भी एक ठोस सीमा तय की गई है, और यहीं पर न्यायपालिका की दूरदृष्टि काम आती है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मूल कानूनी सिद्धांत तय किया, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल लोकतांत्रिक, न्यायिक और सेक्युलर ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये सच में जुडिशियल फोरसाइट का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ये वक्त के साथ बदलाव की छूट भी देता है और देश के मूल अस्तित्व की रक्षा भी करता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में जस्टिस हंसराज खन्ना के ये शब्द पूरे मुद्दे का सार बेहतरीन ढंग से बताते हैं। उन्होंने कहा था, संविधान पेपर का कोई टुकड़ा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है और इस पर खरा उतरना होता है। ये लाइन बहुत ही गहराई से दर्शाती है कि कैसे एक व्यवस्थित ढांचा अपने पन्नों से बाहर निकलकर एक पूरे देश की जीवित आत्मा बन जाता है। नियम भले ही सटीक शब्दों में लिखे गए हों, लेकिन उनका प्रभाव हर एक की जिंदगी में महसूस होता है। तो अंत में हमारे सामने यही एक दिलचस्प सवाल रह जाता है, जैसे जैसे समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज के ये सटीक आर्टिकल्स आने वाले कल की अनदेखी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे ढालेंगे। टेक्नोलॉजिकल बदलाव से लेकर नए सामाजिक मुद्दों तक भविष्य में ऐसे कई सवाल आएंगे जो शायद पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे।
ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले भविष्य को आकार देगा और इस पर हम सभी को जरूर गौर करना चाहिए।